दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्तों, जो इंसान अब तक 60 लाख से ज्यादा युवाओं को शिक्षा की दीक्षा दे चुका है, जिसने पटना में एक ऐसा असर अस्पताल खड़ा कर दिया जिसे देखकर निजी और सरकारी अस्पताल शर्मा जाएं, जो बिहार के सभी 38 जिलों में गरीबों के लिए मुफ्त ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर खोलना चाहता है, जो देश के लिए एक ऐसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है जहां 100% रोजगार की गारंटी हो। क्या आप सोच सकते हैं, इस डबल इंजन की सरकार ने उस राष्ट्र निर्माण को इनाम देने की बजाय फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की साजिश रच दी है। हां दोस्तों, खान सर, उन्हें डिगाना इतना आसान नहीं है। आज हम खोलेंगे एक खबर से दूसरी खबर को दबाने की गंदी क्रोनोलॉजी का राज। हम खोलेंगे वह राज कि कैसे तिजोरी में डॉलर बचाने के लिए नीट का पेपर लीक कराकर और सीबीएसई में गलत ऑन स्क्रीन मार्किंग करके हमारे देश के होनहार छात्रों का भविष्य चौपट किया जा रहा है, उन्हें विदेश जाने से रोका जा रहा है। मोदी जी छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की बजाय अमेरिका की तानाशाही आदेश का उल्लंघन कीजिए, ईरान और रूस से सीधे रुपए में तेल खरीदिए और चीन से आने वाला कबाड़ सामान बंद करिए। आज हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे बिहार के 38 जिलों में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर की स्थापना में व्यवधान डालने का घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे पटना में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना में रोड़े अटकाने का षड्यंत्र हो रहा है और कैसे भारत के करोड़ों युवाओं को शिक्षा की दीक्षा देने के रास्ते में रोड़े अटकाने का षड्यंत्र किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डबल इंजन की सरकार नहीं चाहती कि बिहार के 38 जिलों में ब्लड बैंक खुले, डायलिसिस सेंटर की स्थापना हो? क्या यह सरकार नहीं चाहती कि देश के गरीब छात्रों को रोजगार की गारंटी देने वाली यूनिवर्सिटी मिले? क्या यह सरकार नहीं चाहती कि करोड़ों छात्रों तक शिक्षा की यह अलख पहुंचे? अगर डबल इंजन की सरकार यह सब चाहती है तो फिर खान सर के संस्थान पर हमला क्यों हो रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कचरे के डिब्बे में फेंक कर खान सर को आरोपी बनाया जा रहा है? पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। तारीख थी 2 जून। पटना का मुसलपुर हाट इलाका, वहां खान सर के इंस्टीट्यूट पर 15-20 उपद्रवी हमला करते हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये हमलावर अपने मुंह पर नकाब लगाकर, चेहरे को पूरी तरह छुपाकर आए थे। इनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और पत्थरों से अंधाधुंध हमला किया गया। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी चुनचुन कुमार को बेरहमी से पीटा गया। मैं आपको सच बताता हूं साथियों, अगर वहां मौजूद लोग बीच बचाव करके उसे नहीं बचाते तो उस दिन चुनचुन कुमार की जान जा सकती थी। यह सीधा सीधा जानलेवा हमला था। अब सोचिए, यह नकाबपोश हमला 2 तारीख को ही क्यों हुआ? आगे पीछे भी तो हो सकता था, क्योंकि इसी 2 जून को एक जांबाज छात्र सार्थक सिद्धांत दिल्ली के संसद के सामने खड़ा था। वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी की अगुवाई वाली संसदीय समिति, जो शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी अस्थायी समिति के समक्ष पेश हुआ था। वहां उसने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की 15 गंभीर खामियों को उजागर किया। उसने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की और इस महाघोटाले की पोल खोल दी। इस खबर से दिल्ली से लेकर देश भर तक हड़कंप मच गया और इस बड़ी साजिश को दबाने के लिए ऊपर से निर्देश आया कि पटना में खान साहब पर हमला करवा दो ताकि मीडिया का ध्यान भटक जाए। जब उपद्रवी हमलावर जान लेने पर उतारू थी, तब खान सर के वफादार सुरक्षा कर्मियों दीपक कुमार और तालेवर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर हवाई फायरिंग की, खान सर और संस्थान की हिफाजत की। अब लोग पूछते हैं
क्या उन्हें फायरिंग करने का हक था? कानूनन भारतीय संहिता बीएनएस के तहत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार हर नागरिक को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर जान और माल को खतरा हो तो आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करना पूरी तरह कानून सम्मत है। लेकिन पटना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी और डीके बसु फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए 5 जून को खान सर को ही आरोपी बना दिया। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस मामले में ईमानदारी से जांच हो, राजस्थान के झालावाड़ पुलिस जैसी निष्पक्षता दिखाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच इस बात की होनी चाहिए कि मुंह पर नकाब बांधकर हमला करने वाले और उनके सरगना के मोबाइल की सार्थक सिद्धांत का जिस दिन ब्लॉग सार्वजनिक हुआ 31 मई को, तब से लेकर और हमले के दिन तक उनके मोबाइल की कॉल डिटेल, इनकमिंग और आउटगोइंग डिटेल निकाली जाए। जांच उन पुलिस अफसरों के फोन की भी हो जिन्होंने 5 जून को खान सर को आरोपी बनाया। उनकी 4 और 5 जून की कॉल डिटेल सामने लाओ, 2 जून की कॉल डिटेल सामने लाओ। पब्लिक डोमेन में साफ हो जाएगा कि इनके पीछे पड़ोसी कोचिंग वाला स्वयं है या डबल इंजन की सरकार में बैठा कोई ताकतवर मंत्री। उस असली सरगना को ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालना ही होगा। दोस्तों, खेल समझिए, असली खेल खौफनाक क्रोनोलॉजी, तारीख दर तारीख समझिए, तभी पता चलेगा छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। राष्ट्रीय रूप देखिए, तारीख 11 मई, प्रधानमंत्री सामने आते हैं, मुद्रा भंडार का रोना रोते हैं, वो ज्ञान देते हैं, गाड़ियां कम चलाओ, सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, विदेश जाना बंद करो, या सिर्फ भूमिका थी, नाकामी छिपाने का प्लान था। और ठीक अगले दिन 12 मई को लाखों छात्र नीट परीक्षा दे चुके थे। अचानक खबर आती है पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द घोषित। 23 लाख से ज्यादा छात्र सीधे सड़कों पर आ गए, रोने पर मजबूर हो गए। छात्रों की मेहनत, मां बाप का पैसा एक झटके में मटिया मेट। और साथियों, यह मानसिक प्रताड़ना, अंधी व्यवस्था का अत्याचार मासूम छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाए। परीक्षा रद्द होने के सदमे में होनहार बच्चों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, मौत को गले लगा लिया। कितने दुख की बात है, जिन बच्चों को डॉक्टर बनकर मरीजों की जान बचानी थी, वह भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए। बूढ़े मां बाप के आंसुओं का जवाब कौन देगा मोदी जी? क्या जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार लेगी, या आत्महत्याएं नहीं, या भ्रष्ट तंत्र द्वारा की गई संस्थागत हत्याएं हैं? और इस खूनी खेल के बाद अगले दिन 13 मई को सीबीएसई बिना तैयारी की ऑन स्क्रीन मार्किंग का रिजल्ट घोषित कर देती है। डिजिटल मार्किंग के नाम पर ऐसी भयंकर अनियमितताएं हुई, आपकी रूह कांप जाएगी। पहला खेल सुनिए, छात्रों की असली कापियां बदल दी जाती है, किसी और की कापियों पर दूसरे का रोल नंबर चढ़ा दिया जाता है। और दूसरा खेल सुनिए, मेधावी छात्रों के नंबर बेहद कम कर दिए जाते हैं, फेल होने वाले छात्रों के नंबर बिना वजह बढ़ा दिए जाते हैं। और तीसरा खेल, मनमाने ढंग से सही उत्तर पर भी नंबर काट दिए जाते हैं, सीधे 6 नंबर काटे जाते हैं। चौथा खेल, कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के नंबर ही नहीं दिए जाते, कंप्यूटर पन्ने गायब कर देता है। इस गलत डिजिटल मार्किंग से आज 18 लाख छात्र परेशान घूम रहे हैं। लाखों विद्यार्थियों को जानबूझकर फंसाया गया। जांबाज छात्र देवांश श्रीवास्तव लखनऊ से और दिल्ली के वेदांत श्रीवास्तव जैसे लाखों विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह गए। उनका सपना हमेशा के लिए चकनाचूर। यानी कुल मिलाकर 41 लाख से ज्यादा छात्र इस चक्रव्यूह में फंसे। मोदी जी, यह कैसी क्रोनोलॉजी है? 11 मई को मुद्रा भंडारण का रोना और 12 मई को नीट परीक्षा का रद्द होना, छात्रों को आत्महत्या में धकेलना
और 13 मई को सीबीएसई घोटाला, बाकी छात्रों का रास्ता बंद करना, विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर आप छात्रों को रोक रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद करना बंद करिए। क्या युवाओं के भविष्य की बलि देकर उनकी लाशों पर देश का खजाना बचाया जाएगा? जबकि हकीकत यह है, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए दो पुख्ता तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका सुनिए। ईरान सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर है, वह हमें सीधे रुपए में तेल देने के लिए तैयार था। रूस लगभग 4300 किलोमीटर की दूर है। अगर आप अमेरिका के दबाव के बिना रूस और ईरान से सीधे रुपए में तेल खरीद दोबारा शुरू कर दें तो कितना भंडार बचेगा? आर्थिक हिसाब सुनिए मोदी जी। भारत सालाना 150 से 160 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। अगर आधा हिस्सा भी हम रुपए में खरीदना शुरू कर दें तो देश का सालाना 70 से 75 बिलियन डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे बच जाएगा। और दूसरा तरीका सुनिए। आज शर्म की बात है, दीपावली का दीप, होली की पिचकारी चीन से आयात होती है। जो सामान हमारे छोटे उद्यमी आसानी से बना सकते हैं, उन्हें आप बढ़ावा क्यों नहीं देते? चीन का कबाड़ का आयात बंद कीजिए। अगर गैर जरूरी आयात बंद हो तो देश का सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए और सुरक्षित हो जाएगा। दोनों तरीकों को जोड़ लें तो सालाना 90 बिलियन डॉलर की महाबचत होती है। लेकिन मोदी जी, आप यह नहीं करेंगे। आप अमेरिका के आगे घुटने टेक देंगे। ऐसे नाजुक समय में 41 लाख युवा सड़क पर रो रहा है। प्रधानमंत्री जी इटली चले गए, वहां टाफियां बांटते हैं। हमारे देश में टाफियां खुशी में बांटी जाती है, यहां छात्र रो रहे हैं। 41 लाख परिवार परेशान और वहां खुशियां मनाई जा रही है। यह पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए साल 2016 नोटबंदी का भयंकर संकट, और वो सीधे जापान पहुंच गए मोदी जी। भारत में गरीब मां बाप पैसों की किल्लत में बैंकों की लाइन में रो रहे थे बेटियों की शादी के लिए। और तब प्रधानमंत्री जापान में नगाड़ा बजा रहे थे, मजबूर माता पिताओं का माखौल उड़ा रहे थे। बस इसी जन आक्रोश, ऑन स्क्रीन मार्किंग घोटाले और नीट पेपर लीक की खबर को जनता से छिपाने के लिए 5 और 6 जून को पूरा गोदी मीडिया सिर्फ खान सर की फर्जी एफआईआर नॉन स्टॉप चलाकर ध्यान भटकाता रहा। लेकिन कानून अंधा नहीं है। जिस षड्यंत्र की मैं बात कर रहा हूं उसे देश की अदालतें भी समझती है। ताजा अपडेट सुनिए। 9 जून को पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के बाहर हुई हवाई फायरिंग के मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 20 जून को है। इसके बाद खान सर ने इस फर्जी एफआईआर को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में अपील की। 10 जून को पटना हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बड़ी सुनवाई 13 जुलाई को होगी। और मजेदार बात सुनिए, अंजना ओम कश्यप ने खान सर पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को तत्काल कोई राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें जवाब देने के नोटिस जारी कर दिया। मैं पूछता हूं, क्या खान सर ने उनकी शान में कोई गुस्ताखी की थी, या फिर अंजना ओम कश्यप ने खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों पर जो अमर्यादित टिप्पणी की थी, क्या वह उनके अस्त्र को शोभा देती है? दोस्तों, अब पूरे देश और बिहार की जनता की अदालत में मेरे ये सीधे सवाल है। कमेंट्स बॉक्स में तुरंत अपनी राय दीजिए। मेरा पहला सवाल है, खान सर ने पटना में जो अस्पताल खड़ा किया उसे देखकर सरकारी और निजी अस्पताल भी शर्मा रहे हैं। क्या गरीबों को बेहतर और मुफ्त इलाज देने वाले इस इंसान के रास्ते में सरकार को रोड़े अटकाने चाहिए, या उन्हें तुरंत खान सर को जमीन आवंटित करने का रास्ता निकालना चाहिए? और मेरा तीसरा सवाल है, खान सर पूरे देश के लिए एक ऐसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जिसके हर कमरे में सीधा सूर्य का प्रकाश आए और जहां 100% रोजगार की गारंटी हो। क्या ऐसे राष्ट्र निर्माण को
फर्जी केस में फंसाना कहां तक न्याय संगत है? और मेरा चौथा सवाल है, यह डबल इंजन की सरकार मुनाफा कमाने वाले अदानी को महज 1 रुपए लीज पर हमारे देश के जंगल, जल और जमीन सौंप देती है, तो क्या खान सर को बिहार के 38 जिलों में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर के स्थापित करने के लिए और विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मुफ्त में जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए? और मेरा पांचवा सवाल है, मेरे देश की 148 करोड़ आबादी से बहुत साफ साफ बताइए, खान सर को उनके ऐतिहासिक कामों के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए या फिर हथकड़ी लगा करके जेल में डालना चाहिए? आखिरी सवाल, अंजना ओम कश्यप के द्वारा देश के प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूटों को 2% का शिक्षक बोलना क्या सही था? क्या एक नेशनल एंकर की यह टिप्पणी किसी भी तरह जायज थी या गलत? सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन खान सर तो खान सर रहे। बिहार के 13 करोड़ और देश के 148 करोड़ आबादी का आशीर्वाद और दुआएं उनकी ढाल है। अदालत इस फर्जी एफआईआर को कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। यदि आप चाहते हैं कि बिहार में ऐसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए जहां पढ़ने के बाद 100% नौकरी की गारंटी हो, यदि आप चाहते हैं कि बिहार के सभी 38 जिलों में गरीबों के लिए ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर की स्थापना हो, यदि आप चाहते हैं कि पटना में जो असर अस्पताल खड़ा किया खान सर ने, वह बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहे, गरीबों का उपचार होता रहे, यदि आप चाहते हैं जिस तरीके से खान सर ने शिक्षा की नई क्रांति शुरू की है उसका लाभ पूरे देश के करोड़ों करोड़ युवाओं को मिलता रहना चाहिए, यदि आप चाहते हैं खान सर को फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले उस डबल इंजन की सरकार में बैठे ताकतवर मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं खान सर ने राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प लिया है उसमें किसी भी तरीका का व्यवधान कोई न डाल सके, तो यदि आप मेरी इस बात से और वीडियो में उठाए गए सवालों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय